नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 33 एक्सरसाइज तक सारी डिक्टेशन कवर की जा चुकी हैं। यदि आपने कोई मिस कर दी है या इससे पहले अभी नहीं लिखी है तो प्लीज़ उनको लिख लें। रेडी? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता यह होगी कि पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद के कारण घाटी में विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस बुलाया जाएगा। 60 वर्षीय राजनीतिज्ञ शेख अब्दुल्ला ने विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस लाने की प्रतिज्ञा कर ली है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दिए जाने से संबंधित एक सवाल के जवाब में बतलाया कि यह सब कार्य केंद्र सरकार से होने वाली बातचीत पर निर्भर करती है। फिलहाल मैं जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहूँगा। श्री अब्दुल्ला का कहना है कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में ये सारी बातें रखी गई थीं, जिसने यहाँ की जनता को बहुत प्रभावित किया था। घाटी में पुनः शांति बहाल हो, इस बात का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। यहाँ की जनता जो प्रभावित हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किए जाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि यह चुनौती भरा कार्य है। उनके घर और उनकी संपत्ति निश्चित रूप से उन्हें ही मिलना चाहिए और बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि 3 वर्षों के अंदर सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे दी जाएगी। उन्हें केंद्र सरकार पर भरोसा है कि अपनी जनता से किए गए वायदों को वह पूरा करने में मदद करेगी। श्री अब्दुल्ला को यह पता है कि चुनौतियां बहुत कठिन हैं। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, मैं समझता हूं कि उसने अभी तक अप्रत्यक्ष युद्ध नहीं छेड़ा है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आतंकवादियों से निपटने के लिए अधिक सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ सकती है। उनका कहना यह है कि वह आतंकवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उन्हें माफी दे दी जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि अब उन्हें महसूस करना चाहिए कि वे अलग-थलग पड़ गए हैं और उन्हें मुख्यधारा में शामिल हो जाना चाहिए। हम उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने उनके संबंध में बताया था कि वे एक निष्कपट, ईमानदार, स्वच्छ छवि और नई विचारधारा के व्यक्ति हैं। शेख अब्दुल्ला को पूरा भरोसा है कि वे जम्मू कश्मीर को अधिकतम स्वायत्तता दे देंगे। महोदय, हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले में कहीं अधिक संवैधानिक अधिकारों से प्रयुक्त सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कई प्रशासनिक काम अपने जिम्मे ले लिए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि मुझे न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में विश्वसनीयता का अत्यधिक अभाव दिखाई पड़ रहा है।
मसलन तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह जानते हुए भी उनकी पदोन्नति को मंजूरी दे दी, जबकि अदालत दो मामलों में उन्हें दोषी ठहरा चुकी है। इस तरह न्यायपालिका ने दोहरे मानदंड अपनाने के आरोपों को निमंत्रण दे दिया है। वैसे भी न्यायिक दायित्व निभाने वालों की ईमानदारी का पता लगाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास कोई उपाय भी नहीं है। जब नियुक्ति की जिम्मेदारी कार्यपालिका की थी, तब खुफिया मशीनरी से सारे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की खोज कर ली जाती थी। अब यह मानदंड नहीं रहा। न्यायपालिका अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो कार्यपालिका और विधायिका की कीमत पर। और इस क्रम में यह संवैधानिक जांच परख और संतुलन की बेहतर व्यवस्था को क्षति पहुंचा रही है। भ्रष्टाचार के लगातार उभर रहे मामले ने इस मुद्दे पर होने वाली राजनैतिक पहल को रोक कर रख दिया है। न्यायिक सक्रियता को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने या उस पर लगाम लगाने के लिए संविधान में संशोधन की सारी कोशिश नाकाम रही है। ताजा प्रस्ताव एक ऐसे संविधान में संशोधन का है जिसके द्वारा नेताओं को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे से बाहर ले आने की बात है। यह संवैधानिक संतुलन बहाल करने की जगह शायद नेताओं को बचाने का प्रयास लगता है। जब तक नेता लोग खुद को बचाए रखने की कोशिश में जुटे रहेंगे, तब तक न्यायपालिका ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। 90 के दशक में विधायिका अंदरूनी कलह से त्रस्त रही, तो कार्यपालिका कमजोर पड़ती दिख रही है। इन स्थितियों ने न्यायपालिका को जेहादी की भूमिका अख्तियार कर लेने का रास्ता साफ कर दिया है कि अब न्यायालय के फैसलों पर पिट रही तालियों के बीच उसके सर्वशक्तिमान बन जाने के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून से ऊपर रहना न्यायपालिका के लिए बड़ा आसान है। इसके लिए उसे कानून की व्याख्या अपने मकसद से करने भर की जरूरत है। दैट्स ऑल, थैंक यू।